फिर उन्हें इसको मिटा तो रही थी, काहे मिटाई इसको? दो पानी दो, ऐसे दो और बस। चलो कल कौन सा टॉपिक पढ़े थे तुम लोग? सतत विकास सूचकांक क्या होता है नितेश? सतत विकास सूचकांक क्या होता है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या होता है ये सब बताओ। जितना 20 तारीख है ना, बता नितेश क्या होता है? देख के रखो, आ रहे हैं घर में। तुम्हारा आवाज, गुड मॉर्निंग, बैठो जल्दी जाके। आज हम लोग दरोगा में इस टॉपिक से 12 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? 12 क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? कल कौन सा टॉपिक लिखा के हेडिंग छोड़े थे? आर्थिक समृद्धि, यानी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है शिवरानी, बताओ तुमको आर्थिक समृद्धि क्या होता है? आर्थिक समृद्धि साइमा, आर्थिक समृद्धि क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या होता है बताओ साइमा। अभी आए सर, बैठे भी नहीं, सांस भी नहीं लिए सर, हम ही से पूछ दिए। बताओ क्या नेहा क्या होता है? दौड़ने गई थी ना आज? तो कैसे हो तुम लोग, गए थे दौड़ने? मेरे पैर फूल गया है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पानी आ गया है? फिर पानी आ गया है सच में? फिर बढ़ गया पानी, रोड पे जाने लगा? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, फिर से पानी बढ़ गया? तो बहुत अन्याय वाला बात है। बताओ आदमी हादसा से उससे उबरा नहीं है, बाढ़ से, फिर बताओ बाढ़ का वैसा स्थिति आने लगा। यही सब है जलवायु परिवर्तन, क्या बोलना है? यहाँ घर के पीछे? अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, ये तो बहुत समस्या वाली। इसमें मानव का जो है नियंत्रण नहीं है। प्राकृतिक आपदा, इसको क्या बोलते हैं? सुनो जरा 2 मिनट समझो। इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। एक होता है मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा, और एक होता है प्राकृतिक आपदा। जैसे तुम लोग नागासाकी हिरोशिमा में देखे होंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट का भोपाल गैस त्रासदी हुआ, वो सब क्या हुआ? मानव जनित आपदा हुआ। जो बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, फिर ओलावृष्टि होता है, हिमपात होता है, ये सब क्या है? या भूकंप आता है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, ठीक है? तो प्राकृतिक आपदा ऐसा है जो प्रकृति प्रदत्त है, और इसमें क्या मानव का क्या है? नियंत्रण नहीं है। मानव इसमें रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें क्या कर सकता है? कटौती कर सकता है। इसको क्या है कि कम कर सकता है, इसको थोड़ा सा इससे संभल सकता है, यही हो सकता है।
तो जैसे क्या कि बाढ़ अभी आ रहा है, बाढ़ के बारे में थोड़ा चर्चा करो। बाढ़ कैसे आता है बताओ तुमको रवि, कैसे बाढ़ आ गया अचानक से? नदी के जल स्तर में वृद्धि का तात्पर्य बाढ़ से है, ठीक है। देखो बाढ़ जो है ना ऐसा समस्या है जिसमें कि ये मानव जनित भी है और प्रकृति प्रदत्त भी है। मानव जनित कैसे है बताओ? जैसे कि मतलब शहर का कूड़ा कचरा वगैरह सब मतलब नदी में प्रोवाइड करने से मतलब गाद जम जाता है, तो गाज जम जाता है, उसका फ्लो प्रभावित हो जाता है, ठीक है, उसका इकोसिस्टम प्रभावित हो जाता है। जैसे अगर पूरा जैसे भागलपुर से कहलगांव से सुल्तानगंज है डॉल्फिन रेंज, इसके अंदर विश्व में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाया जाता है इसमें, और इसको डॉल्फिन रेंज में कहा गया है। इसके बारे में अध्ययन भी चला भारत के स्तर पे सबसे ज्यादा। और लेकिन इस वाले एरिया में अगर यहाँ से कचरा सब निकाल के गंगा नदी में प्रवाहित होगा या फिर जो है पानी के नाले के माध्यम से होगा तो क्या होगा? यहाँ का इकोसिस्टम प्रभावित होगा। मछली वगैरह, शार्क वगैरह, वेल वगैरह सब जो रहता है वो सब क्या यहाँ से चला जाएगा दूर। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पानी में क्या गंदगी बढ़ जाएगा। इसके वजह से क्या है कि प्रदूषण वगैरह होने से यहाँ के लोगों को बीमारी जनित सब होगा। उसके बाद क्या है कि पानी का जो फ्लो होता है वो भी क्या है निरंतर नहीं जा पाता है, इस वजह सबसे भी। और कुछ रीजन बताओ, तुम बताओ, तुम तो बाढ़ से ग्रसित हो, बताओ तुम्हारा कुछ बताओ कि बाढ़ कैसे आता है, बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? नेहा बताओ, नितेश बताओ, बाढ़ को रोका जा सकता है? ये तो प्राकृतिक आपदा है, रोका तो नहीं जा सकता, कम किया सकता है, इसके प्रभाव दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, कम हो सकता है। कैसे बचेंगे बताओ? जिस हम्म हम्म सबसे बड़ा समस्या, सही बताया नीतीश, सबसे बड़ा समस्या क्या है, नदी का गहराई कम हो गया है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है तट के किनारे दोनों तरफ प्रवाहित होता है। उधर का भी लोग इस्माइल पर्वता का लोग प्रभावित है, इधर का मुगलखा बाबूपुर का भी लोग प्रभावित है। और फिर वही पानी NH80 भी टूट सकता है, आज पेपर में दिया है, बहुत पानी का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, फिर अचानक से बाढ़ आ गया। अब तुम लोग सोचती होगी कि अर्चना ये ब्यूटी की सर यहाँ तो ना वर्षा हुआ ना कुछ हुआ, फिर बाढ़ कैसे हुआ है बताओ? ऐसा क्यों होता है इसको ब्यूटी बोल रहे हो, ऐसा क्यों सोचती होगी? सर यहाँ तो बारिश बारिश हो ही नहीं रहा है तो बाढ़ कैसे आ रहा है सर, लगता है कभी? इसका क्या रीजन है, बिना बारिश के बाढ़ कैसे आ रहा है बताओ उधर साइमा बताओ। जैसे एक नदी दूसरे नदी से क्या इंटरकनेक्ट है, मिली हुई है। जैसे इसका उदाहरण बताते हैं इसको, ब्यूटी को। ब्यूटी तुम लेलक से जो सबोर आती हो, डेली लेलक से आगे बढ़ने पे नदी क्रॉस करना पड़ता है ना, उसको कौन सा नदी कहते हैं? वैसे नाला रिवर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो नदी क्या है कि देखते हो गर्मी के दिन में जो अंदर से सूख जाता है, उधर से सूख जाता है ना, रेलवे लाइन के इधर का नदी इधर रहता है, इधर का यहाँ। अभी क्या यही नदी आगे चल के घोघा के पास शंकरपुर में जाके गंगा नदी में मिल जाता है। अभी कोई भी नदी कहीं बाढ़ आया, पानी आया, इसका नदी भर गया, इसका नदी भर गया। बांका में चानन नदी में जो है, ठीक है, बांका में वर्षा हुआ, चानन नदी होते हुए भागलपुर प्रवेश करता है, इस नदी में घुसता है, इसे घुसता है। तो ये नदी क्या हमेशा एक लेवल में रहता है, नदी का पानी हमेशा एक लेवल में रहता है। और जहां नदी का पानी का कम प्रवाह रहता है वहां क्या नदी अपने आप को बराबर करने के लिए उस फ्लो में ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो वहां पे जब बराबर हो जाता है तब स्थिति ऐसा होता है। तो तुम लोग जब NH से जाते हो क्रॉस करने के लिए तो इस रोड में देखोगे उधर से पानी इधर आ रहा है ना, इधर से पानी उधर नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग इधर खाली जगह है अभी, और उधर पानी अपेक्षाकृत ज्यादा है। और उधर ज्यादा होने का रीजन क्या है, जैसे समझो ब्यूटी पर समझो, जैसे हम लोग भागलपुर में, यहाँ वर्षा नहीं हुआ, लेकिन ये सब नदी देखो, यहाँ से निकला गंडक नदी, ठीक है, और उसके बाद इधर से निकला गंडक नदी निकला, महानदी निकला, इधर से सोन नदी निकला, और उसके बाद महानंदा निकला ना। और ये सब क्या है, इधर से सोन नदी निकला, ये सब नदी देखो आपस में मिला हुआ है। और गंगा में आके क्या है, गंगा होते हुए प्रवाहित होता है। हम लोग को भागलपुर के दो पार्ट में डिवाइड करता है, उधर भागलपुर के बीचों बीच नदी के उस पार पड़ता है परबत्ता, साहू परबत्ता उस पार, और इधर पड़ता है ये वाला एरिया, भागलपुर वाला एरिया।
तो नदी में देखो हर जगह से नदी कनेक्टेड है, तो कहीं भी बरसा हुआ, अगर यहाँ भी नेपाल में बरसा हुआ उसका पानी नदी के रूट होते हुए यहाँ आएगा। यहाँ ऊंचाई पे हम लोग नीचे में है, तो ऊंचा से पानी कहाँ का आएगा, नीचे की ओर, और यह सब जाते हुए कहाँ बहता है, बंगाल खाड़ी से जाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से पहले क्या है, एक बना है डैम, कौन सा डैम है जिनदेश, फरक्का बैराज। कौन सा है, फरक्का बैराज में यहाँ पे क्या है, नदी पे डैम लगा गया है। तो फरक्का बैराज बनने का एक पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ। बैराज में क्या है कि पानी तो स्टोर होने लगा, किसानी वगैरह खेती करने के लिए काफी हेल्पफुल हुआ। लेकिन जब बैराज बना तो यहाँ से पानी जो है निकल नहीं पाया फ्लो, तो ये गाद जो है यहाँ पे जमा होने लगा, जमा होते 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 बहुत ज्यादा जमा हो गया, और इसके वजह से नदी का क्या है, गहराई कम हो गया। और वही नदी में जब पानी जाता है तो पानी इधर की ओर आता है, इधर की ओर आता है, इधर की ओर आता है, इधर की ओर। और बृहद पैमाने पर अगर भारत के स्तर पर देखें तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से जो गंगा नदी निकलती है उसके क्रम में कई सारे लिखा हुआ है ना, कि गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, यमुना जो है यमुना नदी किनारे आगरा बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है। तो कहीं भी अगर उत्तराखंड में बरसा होगा, अगर देहरादून यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में बरसा होगा, तो सब पानी जाके एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब जाके इसी रूट में जमा हो जाएगा, और वहां जाते आते इसको गिरना होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फरक्का के पास क्या है, बैराज है, यहाँ पे फरक्का के पास पानी को ऐसे यहीं पे रोक लिया जाता है। इसकी वजह से गाद जो है सिल्ट बढ़ते चला जाता है, और ये वाला एरिया पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित रहता है, समझे। तो इसका ये रीजन है। तो कहीं भी वर्षा होगा उसका प्रभाव क्या है, निचले बेल्ट पे पड़ेगा। जैसे क्या है कि पानी देखते हो क्या, जैसे ऊपर से सीढ़ी पर से पानी गिरा है, सीढ़ी पानी क्या है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नीचे चलाता है ना, और प्लेन सरफेस जहाँ रहेगा वहाँ पानी रुका रहता है। तो गहराई जिधर ढाल होगा पानी ऑटोमेटिक जो ढाल की तरफ चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या, ये वाला जो बेल्ट है ये नीचे वाला बेल्ट है, गहरा वाला बेल्ट है, और इधर ऊंचाई पर बेल्ट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है इससे प्रभावित रहते हैं। इसका उपाय किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखो कोई भी समस्या होता है रवि तो उसका क्या होता है, समाधान, ठीक है। तो समस्या तो हम लोग देख लिए ना दीपक, समस्या देख लिए हम लोग काजल। अब समस्या से चलेंगे हम लोग समाधान की ओर। इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम ही से शुरू करते हैं। क्या सॉल्यूशन होता है, कैसे बाहर से हम लोग, तुम देखी हो ना कितना लोग खून पसीना के मेहनत के पैसा कमा के फिर घर बनाता है, और वहां पे क्या है कि घर का घर डूब रहा है, घर का घर कट रहा है, पानी घुस जा रहा है, ठीक है। आखिर ऐसी आपदा विपदा से कैसे बचा सकता है, कैसे, नदी किनारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। एकदम सही बात है। पेड़ पौधा क्या है, जड़ वगैरह पकड़ के रखेगा, कटाई नहीं होगा, पानी नहीं घुसेगा, और इसको पकड़ के रखेगा। जो देखते हो भूस्खलन रहता है, पानी जो एकदम जमीन में दरंदोज रहता है, वो नहीं होगा, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ठीक, सही बात है। और बांध बनाना चाहिए नदी किनारे, मतलब मजबूत ऐसा, और उसी बांध पे मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे ज्यादा पेड़ पौधा जो है जड़ को पकड़ के रखेगा, उससे बांध, जैसे इस्माइलपुर में सुनी थे ना, बांध टूट गया था, इसकी वजह से पूरा गांव का गांव जो है पानी आ गया था ना। तो बांध बनाइए, लेकिन बांध को रोकने के लिए क्या कीजिए, दोनों ओर पेड़ पौधा लगाए, ताकि बांध की मिट्टी को पेड़ पौधा पकड़ के रखे, और कितना भी वर्षा हो कितना भी हो तो पानी क्या है, अपर्दन के माध्यम से ये जो है मिट्टी का कटाव नहीं हो, ठीक है। और बताओ क्या क्या सोचती हूँ मेरे का, और बताओ, तुम बताओ साइमा। जैसे दो अच्छा बात बताई, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, बांध बनाना चाहिए, बांध को भी पेड़ पौधा जरूर करना चाहिए। तुम कुछ बताओ, और बताओ दीपक, तुम बताओ कुछ। तुम लोग तो प्रभावित, देखो मुंडी ऐसे झुका रहा है, काय जी बोलो ना, खगस के बोलो। आखिर तुमको दुख नहीं होता होगा, आखिर दुखता होता है कि भगवान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भगवान तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग इंसान को शक्ति दिए हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करोगे तुम बाढ़ से बचने के लिए, या बाढ़ को रोकने के लिए क्या करोगे, मन में ख्याल आता होगा ना, आज बोलो, दोस्तों के बीच में बोलो, हमको भी जानकारी होगा, बताओ। उधर से बताओ, साहिल तुम बताओ, तुम्हारे घर की तरफ भी बाढ़ आता हो, बाढ़ को रोकने के लिए क्या करेंगे। नितेश तुम बताओ, तुम तो बता दे, दीपक तुम बताओ। जैसे अभी दो बताए, पेड़ पौधा लगाए, बांध लगाए, नितेश बताया गाद को जो है, गाद को रुकना नहीं चाहिए, गाद को फ्लो होने के लिए चाहिए, मतलब गाद जमा नहीं हो, इससे क्या है पानी का गहराई में वृद्धि होगा, जिससे क्या है कि पानी का बाढ़ का समस्या नहीं होगा। तुम बताओ कुछ दीपक।
हाँ हाँ हाँ, बचने बाहर तो देख लिए हम लोग आपदा, और आपदा को अब समस्या को समाधान हम लोग देखेंगे बाहर को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। हम्म ठीक है तुम, हाँ ऊंचा ऊंचा पुल बनाना चाहिए, और पुल तो बिहार में ढह रहा है। सर, और एक जनसंख्या वृद्धि है, ये भी एक कारण है। जबकि जब ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगा तो उसके कारण ज्यादा मतलब जो प्रकृति का दोहन होगा, पेड़ पौधे कटाई होंगे और मतलब आधुनिकीकरण बढ़ेगा, जिससे कि मतलब पूरा कचरा का भी मतलब बढ़ोतरी होगा, जिसके कारण गंगा नदी मतलब दूषित होगा और उनके मतलब जल जल स्तर में मतलब वृद्धि होगा। हाँ वृद्धि होगा, तो सारा कुछ तो तुम्हारा सही है, लेकिन अगर उस जनसंख्या को हम लोग क्या है जागरूक करेंगे, जैसे क्या है एक पौधा से हम काटे, घर बनाए, कूड़ा फैलाए, तो कूड़ा को जो है करने के लिए ग्रीन वो जो डब्बा रहता है ना, हरा डब्बा रहता है, नीला डब्बा रहता है, उसको सही से निस्तारण रिसाइकलिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या पेड़ पौधा जनसंख्या बढ़ रहा है, कटाई बढ़ रहा है, तो ज्यादा पेड़ पौधा लगा सकते हैं। जैसे क्या ईटा वगैरह, जब से घर बनेगा तो ईटा के निर्माण के लिए क्या चाहिए, वही मिट्टी चाहिए। मिट्टी को जो है हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी को कटाव को रोक सकते हैं ताकि उस मिट्टी का उपयोग नहीं हो। तो ये तो सही बात बोली, और वही सब समस्या उसी को समाधान कैसे कर देंगे, जागरूक करके, उसको कौशल करके, उसको जानकार करके, उसका बचने का उपाय करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा तुम बताओ कुछ है उसे। देखो ये सब थॉट पे बात करो, हम लोग फैक्ट फैक्ट पढ़ने में उतना ध्यान मत दो। फैक्ट क्या होता है, तोता की तरह रट्टा मार होता है, वो जीवन में तुम लोग के काम नहीं आएगा। जब तक नौकरी ले लोगे फैक्ट उतने देर तक काम आएगा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कुछ ना बोल पाओगे, ना कुछ समझ पाओगे, ना कुछ सोल्यूशन निकाल पाओगे। इसीलिए सोल्यूशन की ओर जाओ, उसके लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। दिमाग पे जोर डालोगे तब दो शब्द बोलोगे, जैसे अभी काजल तुम्हारे सामने बोली, फिर काजल को याद आया फिर बोली, तो इसी तरह से बोलो। एक आदमी के एक बच्चा से बोलने से सबको फायदा होता है। ठीक है, इसीलिए कुछ बोलो। हाँ आयुष से तुम भी बताओ। अरे इसी सब का पॉइंट कुछ बता दो ना, कुछ भी बताओ। और क्या कर सकते हैं बताओ बार वगैरह से। तुम भी उठी बताओ, बार तुम्हारे घर में भी आता है, कैसे बार को कैसे रोकोगी। जब बाढ़ आता होगा तुमको बहुत खराब लगता होगा, बाढ़ का पानी घुस गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अनाज धान अभी लगाए थे, कितना महंगा, कितना पैसा वगैरह जमा करके खेती किए थे, लगाए थे धान, अब बताओ सब धान नष्ट हो गया, अब क्या खाएंगे, अब खरीद करके खाना पड़ेगा, तो दुख होता होगा ना। तो आखिर उसको कैसे दूर करेंगे, तुम बताओ शिवरानी। अरे बोलना सीखो, पहले तो तुम बहुत बोलती थी, बोलो, बोलना सीखो, बोलो शिवरानी। एकदम सही देखो बोल रही है, इतना सा बोलने में कोई दिक्कत है। हाँ बांध को ऊंचा करना चाहिए, मजबूत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाना चाहिए, पेड़ पौधे दोनों पर लगाना चाहिए, कटाई वगैरह नहीं है, और यही सब 5 ही 7 पॉइंट है, यही है मिला जुला के। लास्ट रवि से समाप्त करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ रवि, तुम्हारे घर में भी बाढ़ आता होगा, आता है उधर है, आता है ना, तो बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से रुकने के लिए कुछ उपाय है। वर्षा नहीं हो रहा है उस टाइम अगर खोला जाए, जिससे क्या कि किसानों को भी फायदा होगा और बाढ़ का भी उतना खतरा नहीं होगा। हाँ सही बोला है, और बोलो। और इसके बचाव के लिए सर के सबसे पहले नदी के किनारे और जगह रहते हैं घर जो है ना ऊंचे स्थान बना चाहिए। वेरी गुड, देखो तुम लोग भी दिमाग लाया करो, दिमाग पे जोर डालो, सोचा करो, सोचो। हाँ फिर रवि, घर को ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए। अगर बाढ़ आ जाती है तो वो पानी अगर फंस जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी वहां से हटाना चाहिए, ताकि वह पानी और सर के ना उसमें बीमारी वगैरह। हाँ और बात बाकी तुम लोग तो बता दिए। सबसे अच्छा पॉइंट रवि का क्या बताया, जैसे तुम लोग देखोगे ये वाला रेंज कौन सा, हिमालयन रेंज है ना। हिमालय पे क्या है, जैसे तुम लोग को बताया है, बादल जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला को जो कहते हैं, जैसे यहाँ से मानसून जो प्रवेश करता है, बाहरी बाहर क्यों निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मानसून को रोकने के लिए कोई थ्रस्ट नहीं है, कोई ऊंचा चट्टान या कुछ नहीं है, तो मानसून अरावली रेंज के समानांतर निकल जाता है।
राजस्थान में इसीलिए सूखा वगैरह पड़ता है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी मानसून से वर्षा होता है। उसी तरह से बिहार में क्या होता है, जब मानसून यहाँ से टर्न करता है तो काठमांडू नेपाल वगैरह में क्या है, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ी है, या उत्तराखंड सब में पढ़े होगी कि बादल जो है फट गया, ठीक है, लद्दाख या जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में फट गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऊंचा चोटी से जब टकराता है बड़ा बड़ा बादल, ठीक है, जैसे यहाँ से टकराया, जैसे यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया तो क्या हुआ, अचानक से बहुत तेजी से पानी निकलता है, और वही तेजी से पानी ऊपर होते हुए लैंड की ओर जाता है, और नीचे इसके नीचे हम लोग बिहार है, ये समझ लो नेपाल वाला श्रृंखला है, इसी के नीचे हम लोग जो है ये बिहार है ये वाला, तो यहाँ से टकराते हुए नदी वाला जो ये रूट है, इसी में सारा पानी आता है, अचानक से बाहर आने तक कहीं भी बादल टकराएगा या कुछ होगा तो वो गंगा नदी में आएगा, और उधर से होते हुए बिहार के भागलपुर वाले एरिया को और जो नीचे वाला लोअर वाला एरिया उसको प्रभावित करेगा। तो एक काम कर सकते हैं, जिसे इसको रोकने के लिए जगह जगह पे बनाया गया क्या है, बांध बनाया गया, क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है। इसके नीचे नेपाल के नीचे जो इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, अगर बांध टूट गया तो ये पूरा बह जाएगा, ये इलाका पूरा बह जाएगा और नेपाल के लोग भी प्रभावित हो जाएंगे, इसीलिए बांध से समय समय पर पानी छोड़ा जाता है। अभी जो तुम लोग पानी देख रही हो, कहीं नेपाल में वर्षा वगैरह हुआ होगा तो हनुमान डैम वगैरह कई सारा बैराज है, वहां से क्या है खोल दिया था, जिससे क्या है पानी अचानक से आ जाता है, कुर्सेला यहाँ से घुसता है कोसी नदी होते हुए, ये नदी होते हुए कुर्सेला के पास आता है और भागलपुर का ये वाला एरिया को पूरा प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यही बांध को जो है अगर थोड़ा थोड़ा करके खोला जाए तो क्या है, पानी क्या है इतना जमा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या है कि बाढ़ के लिए, वहाँ मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन के लिए, कृषि के लिए भी पानी जरूरी होता है, इसलिए पानी को स्टोर करके रखा जाता है, और पानी पे ज्यादा दबाव नहीं पड़े इसलिए उसको खोल दिया जाता है, इसीलिए इतना ज्यादा अचानक से पानी आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी धीरे धीरे अगर खोला जाए तो ऐसा समस्या नहीं होगा, तो यही सब थोड़ा दिक्कत है। और ये जो है जब तक इसमें मानव का पूरी तरह से वो नहीं होगा, मानव क्या क्या है प्रकृति पे जो है कंट्रोल करने की कोशिश है, बांध वगैरह पहले था प्राकृतिक रूप से कुछ बांध वांध होता है, तो मानव क्या है कि चीज को कंट्रोल करने लगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा, उसी का परिणाम है जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, श्रीलंका जैसा द्वीपीय देश, आगे अगर नहीं रोका गया तो 50-60 साल में ये सब क्या है डूब जाएगा, इतना ग्लेशियर पिघल रहा है, इतना पानी का मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग अभी जो है, अभी देखो कितना गर्मी हो रहा है, आज से 20 साल पहले होता था, 15 साल पहले इतना गर्मी था, लेकिन मानव क्या इतना ज्यादा क्लाइमेट प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा, इतना पेड़ पौधा का कटाई करने लगा, इतना फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन का दोहन करने लगा, इतना चीज जो है प्रदूषण करने लगा, गाड़ी घोड़ा का यूज करने लगा, वही सब क्या हुआ, गर्मी बढ़ा, इमिशन बढ़ा और प्रदूषण बढ़ा, और जाके क्या ग्लोबल वार्मिंग हुआ। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत पानी जो है ना पिघल रहा है, बहुत बर्फ पिघल रहा है, और मौसम जो एकदम बदल रहा है, जलवायु बदल रहा है, वही आने वाले जो पीढ़ी है, ठीक है, उसको देखना कितना दिक्कत हो जाएगा इसका। और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये सब चीज है, इसको रोकने के लिए क्या है, अवेयर हो, जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा का जो है लगाव करो, पेड़ पौधा कटाई कम करो, उसके बाद क्या है लोगों को अवेयर करो, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन, ये सब का क्या है कम उपयोग करो, जो वाहन वगैरह होते हैं पेट्रोल डीजल वाले उसका भी उपयोग क्या है कम करो, पैदल का प्रयोग ज्यादा करो, ये सब चीज है, इसके माध्यम से क्या है ये सब चीज को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। कैसे प्रभावित है, उत्तर दक्षिण उत्तरी भारत को प्रभावित करता है जी। देखो देखो चार मानो, जैसे बिंद श्रृंखला से क्या पढ़ा है, बिंद श्रृंखला से ऊपर वाला भारत क्या कहलाता है, उत्तर भारत, इसके दक्षिण वाला दक्षिण भारत, ये वाला एरिया जो है ये क्या कहता है पूर्वी भारत, ये वाला पश्चिम भारत। नदी का देखो कितना सारा श्रृंखला है, नदी अपवाह तंत्र के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड है, और नदी का यही रूट है पानी निकलने का, और इस वजह से क्या है उत्तर प्रदेश भी प्रभावित रहता है, बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, ये सब ज्यादा प्रभावित रहता है। और ये वाला क्या है डेल्टा वाला पहाड़ी वाला एरिया है, तो यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होता, गाद वगैरह का यहाँ वैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में क्या मैदानी हिस्सा है, और वहाँ जो है मिट्टी का कटाई करते करते गाद वगैरह जमा हो जाता है, ठीक है, और वही जाके आगे चल के दिक्कत करता है। तो कल लास्ट पॉइंट कहाँ पे छोड़े थे, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखो, इसके बाद आज तारीख 20 सितंबर है,
लिखो इसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का सामान्य सामान्य अर्थ, आर्थिक समृद्धि का सामान्य अर्थ देश के उत्पादन में वृद्धि होता है। सामान्य अर्थ देश के उत्पादन में वृद्धि होता है। अगला पॉइंट लिखो, में वृद्धि होता है। उत्पादन की यह वृद्धि, उत्पादन की यह वृद्धि उत्पादन की यह वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उत्पादन की यह वृद्धि परिमाणात्मक प्रदर्शन, परिमाणात्मक प्रदर्शन को दर्शाता है। अगला पॉइंट लिखो, यह श्रम शक्ति, यह श्रम शक्ति कोमा लिखो उपभोग कोमा पूंजी और व्यापार, पूंजी और व्यापार, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार को दिखाता है। ठीक है, और उसका कुछ संकेतक होता है, लिखो आर्थिक समृद्धि के प्रमुख संकेतक। इसका 3 है, आर्थिक समृद्धि के प्रमुख संकेतक। तीन वो बनाना। ठीक है, पहला हम लिखो प्रति व्यक्ति आय। अगर पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगा तो इससे क्या समझ में आएगा कि नहीं आर्थिक समृद्धि हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहला लिखो प्रति व्यक्ति आय। अगला लिखो घरेलू समृद्धि दर, घरेलू समृद्धि दर। अगला लिखो राष्ट्रीय समृद्धि दर, नेशनल ग्रोथ रेट। ठीक है, पहले हम लोग राष्ट्रीय आय को जान लेते हैं, उसके बाद इस तीनों को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जानने के लिए राष्ट्रीय आय जानना पड़ेगा, नेशनल इनकम जानना पड़ेगा। तो ये चीज को पहले करेंगे, उसके बाद इससे पहले लिखो, एक काम करो इसको लिख ही लो, उसके बाद राष्ट्रीय आय बताएंगे। पहला लिखो तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। पहले लिखो प्रति व्यक्ति आय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं रवि? पर कैपिटा इनकम। जैसे ये क्या होता है निदेश, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? जैसे क्या होता है, आर्थिक समृद्धि का एक क्या है, सूचक है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ये होता क्या है बताओ, उधर से उसी बताओ क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है?
क्या होता है बताओ, कोशिश कर बोले रहो, कोशिश कर। साइमन क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, बताओ। दीपक क्या होता है प्रति व्यक्ति आय? जैसे तुम्हारा गांव हरिदासपुर है, ठीक है, मेरा गांव लेलक है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कई सारे जनसंख्या का निवास होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, मतलब मान के चलो यहाँ 500 का आबादी है, हम लोग का तो एक पंचायत है, फिर भी मान के चलो 500 का यहाँ आबादी, यहाँ भी आबादी है। 500 में लोग में से जो है 200 लोग कमाता है, 300 लोग नहीं कमाता है, ठीक है। और यहाँ का क्या है कि इसका जो है कमाने का रेशियो जो है, मान के चलो प्रति व्यक्ति आय जो है 30,000 है, 35,000 है, ठीक है। और ये तो कुछ नहीं कमाता है, तो यह एक तरह से यहाँ का मान के चलो 500 लोग में 300 लोग कमाता है, 200 लोग नहीं कमाता है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर जो है ये इसका जो है अगर 40,000 लोग कमाता है उस हिसाब से, तो 40,000 रुपया तो ज़्यादा लोग कमा रहा है, उसके हिसाब से बेरोजगारी की दर कम है। और यहाँ पर क्या है, कमा तो रहा है 200 लोग, वही 35,000, लेकिन बेरोजगारी दर क्या है, ज़्यादा है। तो इससे क्या है कि प्रति व्यक्ति आय से हम लोग क्या जानते हैं, किसी व्यक्ति का जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, तो व्यक्ति के आय का, इनकम से हम लोग वहां का समृद्धि तय करते हैं। अगर तुम्हारा इनकम ज्यादा होगा तो परचेजिंग पावर ज्यादा होगा, खरीदारी करने का ज्यादा होगा। अब जब खरीदारी होगा तो मनी का फ्लो होगा, कैपिटल का क्या होगा, फ्लो होगा। मान के चलो तुम्हारे पास जैसे 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, तुम जॉब करते हो 50,000, जो जॉब नहीं करता है उसका मान के चलो 5,000 रुपया है। तो जॉब करने वाला भी कम से कम, नहीं जॉब करने वाला भी कम से कम रोटी कपड़ा मकान के लिए कम करेगा, चावल खरीदेगा, आलू खरीदेगा, तेल खरीदेगा, सर्फ खरीदेगा, जो बेसिक चीज है उतना तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। मतलब 2,000 रुपया का बेसिक चीज, चावल दाल अनाज गेहूं आटा ये सब तो खरीदेगा। 50-12 लोग भी जो है 2,000 रुपया का चीज, बेसिक चीज खरीदेगा। अंतर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का नहीं भी खरीदेगा, लेकिन ये थोड़ा सा और बढ़िया आयोडीन नमक खरीदेगा, वो कौन सा होता है चावल, बासमती चावल खरीदेगा उस टाइप का। तो ये चीज तो मिनिमम है, लेकिन बचा जो 48,000 तो अपने जेब में नहीं रखेगा। इसको क्या है, कभी जो है घूमने फिरने में खर्च करेगा, कभी जो है मनोरंजन में खर्च करेगा, कहीं खाने पीने में खर्च करेगा, कहीं कुछ अच्छा कपड़ा लत्ता खरीदने में खर्च करेगा, कभी जो है मोबाइल वगैरह कुछ लेने में। तो उसके वजह से क्या, मनी का फ्लो होगा, ठीक है, मनी का फ्लो। इसके वजह से 2,000 रुपये मार्केट में घुमा, लेकिन इसके वजह से क्या है, 2,000 रुपये इधर घुमा और 40,000 रुपये और जो भी खर्च किया, मतलब 42,000 रुपया ज्यादा फ्लो हुआ, ठीक है। तो 42,000, देखिए शहर में क्या काफी सारा दुकान रहता है, बड़ा बड़ा दुकान रहता है, गांव में क्या उसके अपेक्षा कम दुकान रहता है, छोटा दुकान। क्यों, क्योंकि परचेजिंग पावर गांव में क्या है, कम है, ठीक है। जो गांव में ढूंढने जाओगे सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में सब कुछ मिल जाएगा। उससे ही बड़ा शहर जब, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, और भी सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वहां का क्रय क्षमता क्या है, ज्यादा है। क्रय क्षमता ज्यादा रहेगा तो मनी का फ्लो ज्यादा होगा, मनी का फ्लो ज्यादा होगा तो वहां पे क्या, इकोनॉमी भी क्या स्टेबल होगा, और वहां का आय वगैरह भी बढ़ेगा। तो इस तरह से देखिएगा, और यही चेन आता है डिमांड सप्लाई में। तो इसी से हम लोग देखते हैं, अगर प्रति व्यक्ति का आय ज्यादा है तो वहां का समृद्धि क्या है, ज्यादा है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा लिख लो, आर्थिक समृद्धि क्या लिखा थे, प्रति व्यक्ति आय। लिखो, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय, या देखते हो PCI जैसा सुटेबल लगे, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से देश के लोगों का, देश के लोगों का कुल देश के आय में किसका मुर्गा बचता है जी, किसी का रिंगटोन बचता है, कल परसों से हम देख रहे हैं, मुर्गा चूजा वाला चू 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 करता है। लिखो, लिखो दीपक, आज तुम दोनों घूमते फिरते, आज दीपक का ट्रांसफर इधर हो गया जी, उसका ट्रांसफर उधर कर दिए, चलो लिखो, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किसी देश के लोगों के द्वारा
किसी देश के लोगों का कुल देश के आय में कुल देश के आय में प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी का लेखा जोखा होता है। क्या बोले थे? हिस्सेदारी का लेखा जोखा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, हिस्सेदारी का लेखा जोखा होता है। अगला पॉइंट लिखो, इससे स्पष्ट होता है कि देश के कुल आय में इससे स्पष्ट होता है कि देश के कुल आय में देश के प्रति व्यक्ति का योगदान कितना होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग देखे हो इनकम टैक्स, तुम लोग कोई इनकम टैक्स नहीं भरते हो, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी हो जाओगे तो शिवरानी क्या होगा, इनकम टैक्स भरोगे, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या है उसमें, यही चीज समझ में आएगा कि देश के जो है क्या है, देश में प्रति व्यक्ति योगदान जो है कितना है। अगर इनकम टैक्स भरोगे तो उससे क्या फायदा होगा दीपक बताओ? सरकार का रेवेन्यू राजस्व किससे आता है? टैक्स से ही आता है। तो टैक्स कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट टैक्स, कुछ होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष रूप से तुम जमा करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे एमआरपी, जैसे कोलगेट खरीदने के लिए जाते हो या फिर कोको कोला खरीदे, 40 रुपया दाम है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसमें दोनों ऑटोमेटिक टैक्स कट गया। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, इनडायरेक्ट। कहीं डायरेक्ट तुम पैसा दिए, कर दिए, जैसे तुम लोग जाओगे टोल टैक्स क्रॉस करोगे तो वहां डायरेक्ट 40 रुपया 80 रुपया कटा, तो डायरेक्ट तुम्हारा पैसा कटा, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट हम लोग टैक्स जमा किए। रोड पे जो चले उसका टैक्स जमा किए, जो बिजली जो हम लोग यूज किए उसका क्या किए, बिजली का पैसा जमा किया और उस पर टैक्स भी जमा किए। वही टैक्स से सरकार को क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट होता है, राजस्व। और राजस्व जो प्राप्ति होता है उसी से क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, हॉस्पिटल बनता है, सड़क बनता है, कई सारे प्लांट बनते हैं, कई सारा कुछ भी होता है, रेलवे होता है, रेलवे का होता है, वो सब किससे होता है, आम जनता के टैक्स है। इसीलिए जो भी हो रहा है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सेदारी है। तुम लोग देखे हुए सिनेमा वगैरह सब में भी कि जो है, जो सरकार वगैरह या कोई भी जो है, अगर पुलिस पदाधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर पैसे का दोहन करता है या गलत वो करता है, उसमें कहा जाता है कि हम लोग के टैक्स से जो है सब आप लोग का चल रहा है खाता भाई, आप लोग का जो है घर परिवार और ये राशन पानी और जो सैलरी मिलता है किससे मिलता है, आम आदमी के टैक्स से मिलता है। इसीलिए आप लोग इस तरह से गलत काम मत कीजिए, क्योंकि हमारे टैक्स से ही जो है आपका जीवन यापन होता है, कहा जाता है कहीं कहीं। तो यही टैक्स होता है, यही कर होता है। इसी में हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का किस प्रकार से योगदान होता है। तो अगला इसमें लिखो, पॉइंट लिखो, प्रति व्यक्ति आय बराबर ऐसे रहेगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अब इसके बाद अब राष्ट्रीय आय तुम लोग को पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, इसी से पता चल जाएगा। जैसे भारत का आबादी कितना है भाई, हाँ हाँ है ना, उसमें से कुल जनसंख्या जो है जोड़ देंगे और हम लोग का भारत में कितना पैसा आता है प्रति व्यक्ति आय के रूप में, उसको देख लेंगे, राष्ट्रीय आय को देख लेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ये हो गया, लिखो अगला पॉइंट लिखो, इसमें एक रह गया, अगला पॉइंट लिखो, प्रति व्यक्ति आय एक वित्तीय वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय एक वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना। प्रति व्यक्ति आय एक वित्तीय वर्ष के ब्रैकेट लेना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
एक वित्तीय वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। अगला पॉइंट लिखो, वित्तीय वर्ष 2022-23-24, वित्तीय वर्ष, पॉइंट लिखो दीपक, वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 1,85,854 रुपया है। 1,85,854 रुपया है। 1,85,854, 1,85,854 रुपया है। 1,85,854 रुपया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 1,85,854 रुपया है। वहीं अगला पॉइंट लिखना, वहीं राज्यों में प्रथम स्थान सिक्किम का है। राज्यों में प्रथम स्थान सिक्किम का है, जिसका पीसीआई पर कैपिटा इनकम 2022-23 के अनुसार 6,23,257 रुपया है। 6,23,257 रुपया है। तो सबसे ज्यादा सिक्किम का पर कैपिटा इनकम 2022-23 के अनुसार। हाँ लिखे हैं 6,23,257 रुपया। अगला पॉइंट लिखो, राज्यों के क्रम में अगला पॉइंट है मित्रों, राज्यों के क्रम में बिहार का स्थान 33वां है। 33वां है, जिसका पीसीआई प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022-23 के अनुसार 59,638 रुपया है। ₹59,638 इसका लिखो पहले 59,638। इसका मतलब क्या हुआ दीपक, तुम लोग भी जब अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का या कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए बनवाते हो ना आय प्रमाण पत्र, हाँ तो प्रमाणित करना पड़ता है, ब्लॉक से बनता है ना, उसमें लिखता है तुम्हारा आय कितना है, कृषि से, व्यापार से, बिजनेस से कितना है, 85-95 हजार है ना। 85,000 किसी का है, किसी का 95,000 है, किसी का 90,000 है, 50,000 भी है किसी का। लेकिन भारत के अगर बिहार के सूची आंकड़ा पर अगर गौर किया जाए तो बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 59,638 रुपया। और ये किस पे माना जाता है, एक वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष कितने महीनों का होता है, 12 महीने का, 31 मार्च से 1 अप्रैल। मतलब क्या है कि बटा भागा 12 दे दो, ठीक है 12 दे दो,
12 से कितना बार में कटेगा? 5 से कुछ कटेगा कम, 4.9 या 8 के ऊपर होगा, मतलब 4800 रुपया प्रति महीना देखा जाए। ठीक है, बिहार का ये स्थिति है। पूरा देश भर में 33वां स्थान 4800, यानी 30 दूनी कितना है, भारतीय 36, 13 15 45 16 16 48, मतलब 160 रुपया पर डे। ठीक है, यहाँ का लोगों का स्थिति ये है कि यहाँ का लोग 160 रुपया पर डे कमा रहा है। हाँ, कैसा स्थिति है देख रहे हो। और वहीं सिक्किम चले जाओ तो वहाँ का क्या है, पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा है, कितना है, 6 लाख कितना था, हाँ बताओ, 23,297। इसको बटा 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 50,000 के अराउंड है तकरीबन वहां के व्यक्ति का, 51,000 के तकरीबन है। सोचो पर कैपिटल इनकम। और इसको कैसे चेक करते हैं मिथुन, रवि, दीपक, कैसे चेक करेंगे? कुल राष्ट्रीय बताए, कुल जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या भी तो 3 नंबर पे है। बिहार का जनसंख्या भी सबसे बड़ा जनसंख्या कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का, सिक्किम का तो कितनी जगह जनसंख्या है ना। यहाँ पे आबादी भी कम है, और हिसाब से क्या, उस हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे क्या है, आय वहाँ पे ज्यादा है। हम लोग का आबादी भी जैसे उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा आबादी है, ऐसा ऐसा नहीं कि लोग जो है 160 रुपया पर डे कमा रहा है, लेकिन एक मिनिमम ये आंकड़ा जो है देखा गया। ठीक है, तो यही चीज है। अब जो है अगला तुम लोग लिख लो, घरेलू समृद्धि दर, ये तीनों लिखा देंगे, फिर राष्ट्रीय के बारे में पढ़ा खत्म करेंगे क्लास। घरेलू समृद्धि दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखो। इसके द्वारा इसके द्वारा किसी देश की, इसके द्वारा किसी देश की, इसके द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था के, कितना पानी पीते हो दीपक है, बंद कर देंगे तालाब। इसके द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में, इसके द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को मापा जाता है, में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को मापा जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मापा जाता है। अगला इसी पॉइंट लिखो, यह उस देश की पिछले वर्ष का, यह उस देश की पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद के, पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में वर्तमान वर्ष के सापेक्ष में, छूट गया रवि, फिर से बोल रहे हैं, यह उस देश की पिछले वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में वर्तमान वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन तथा गत वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद, गत वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत अनुपातिक मान होता है।
अनुपातिक मान तुम लोग नहीं समझोगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला लिख लो। मान होता है, पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला लिखो तो उसी तरह सकल घरेलू समृद्धि बराबर, सकल घरेलू समृद्धि बराबर, सकल घरेलू समृद्धि बराबर सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन बटा सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन उत्पाद में परिवर्तन बटा गत वर्ष घरेलू उत्पाद बटा गत वर्ष घरेलू उत्पाद गुना 100। फिर से बोल रहे मिथुन, सकल घरेलू समृद्धि बराबर सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन बटे गत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद गुना 100। ठीक है, ये लिख लिए। अब तीसरा लिखो राष्ट्रीय समृद्धि दर, तीसरा है राष्ट्रीय समृद्धि दर, नेशनल ग्रोथ रेट, राष्ट्रीय समृद्धि दर, नेशनल ग्रोथ रेट गुना 100 नहीं, ये जैसे था ना एफ बराबर वाई बटे जेड गुना 100, ये हाँ तो क्या लिखे राष्ट्रीय समृद्धि दर नेशनल ग्रोथ रेट, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, 2 लाइन है, इसके बाद फिर राष्ट्रीय लिखेंगे। लिखो किसी देश की अर्थव्यवस्था के किसी देश की अर्थव्यवस्था के किसी देश की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में किसी देश की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को मापा, प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को मापा जाना। फिर से बोल रहे हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को मापा जाना राष्ट्रीय समृद्धि दर कहलाता है। तो इसी से स्पष्ट हो गया कि हम लोग जो ये सब जो देखे, इसे समझ में आ गया कि हम लोग किस तरह का देश है, विकसित की विकासशील, विकासशील। उसमें ये सब चरम पे समस्या है, कृषि पे है हम लोग का ज्यादा निर्भरता, तकनीक का क्या है कम प्रयोग, मानव संसाधन का जो है श्रम के रूप में केवल योगदान, उसके बाद क्या है कि कौशल वगैरह का अभाव, तकनीक का अभाव, बेरोजगारी चरम पर है ना। तो ये सब क्या है, यही मुख्य कारण है भारत के विकासशील होने का। देखो पॉइंट लिख लो 4-5 पॉइंट, फिर हम लोग राष्ट्रीय आय पे चलेंगे। देखो भारत विकासशील देश के रूप में, विकासशील देश के रूप में भारत की समस्या, देखो हेडिंग दो, विकासशील देश के रूप में भारत की समस्या। विकासशील देश के रूप में भारत की समस्या, पहले लिखो प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय, खाली पॉइंट में लिखवा देंगे प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय। हम लोग क्या देखे कि देश में जहां सिक्किम का है 6,23,257 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, वहीं जो है 59,638 रुपया क्या है बिहार का आ रहा है। तो इससे बिहार में समझ सकते हैं बिहार में क्या है गरीबी और विकासशील होने का क्या रीजन है। जब इतना कम होगा, इतना आय होगा, तो हम लोग का क्या है परचेजिंग पावर भी कम होगा। उसके बाद क्या है कि उद्योग धंधा भी जब देखेगा कि नहीं बिहार तो गरीब राज्य है, यहाँ का लोग जैसे यहाँ पे लगा दिए, हम खोल दिए मर्सिडीज का शोरूम,
ठीक है, खोल दिए BMW का शोरूम, खोल दिए बड़ा बड़ा जो है डोमिनोज और पिज्जा हट का जो है वो खोल दिए। यहाँ का लोग खरीद पाएगा? पहले रोटी चाल चावल तो आदमी को पूर नहीं रहा है सही से, डोमिनोज और पिज्जा क्या खाएगा? पहले टाटा का नैनो कार तो हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, हम लोग मर्सिडीज कहाँ से खरीदेंगे? तो मर्सिडीज वाला कंपनी आएगा यहाँ पे रितेश? डोमिनोज और पिज्जा हट आएगा? तो वही देखता है कोई भी देश। बिहार का पिछड़ापन का एक कारण ये भी है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री, कोई बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हा? क्या बोलिए, यहाँ बोलो ना। हाँ, पैसा कमाना, लाभ कमाना, मुनाफा कमाना। कोई बिजनेस क्यों खड़ा करता है? यही सोच के ना। अगर तुम जो है तुम्हारे घर में गार्जियन तुमको दे दिए कि 2 लाख रुपया जाओ 3 लाख रुपया बिजनेस करो, तो बिजनेस करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा थोड़े होता है। क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, पूंजी कमाना। और पूंजी कमाएंगे और जहां तुम खोल दोगे, एक ऑप्शन तुम्हारे पास है कि सबौर में खोलें, एक ऑप्शन है कि भागलपुर में खोलें, एक ऑप्शन है कि जो है ममलखाम खोलें। तो कहाँ पे बिजनेस कमाया जा सकता है पैसा ज्यादा? भागलपुर में, क्योंकि वहां पर कैपिटल इनकम ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार क्या है? ज्यादा है, गरीबी में क्या है? कमी है। उसी तरह से ये मान के चलो, देश में जो है जब बिजनेसमैन आता है बाहर से, उसके सामने एक विकल्प होता है कि बिहार में इन्वेस्ट करें, यानी क्या है, ममलखा में इन्वेस्ट करें, कि जो है भागलपुर या बिहार में करें, या फिर जो है दिल्ली में इन्वेस्ट करें। दूसरा क्या है, दिल्ली में क्या है कि भारत का कैपिटल है, मतलब क्या है, भागलपुर है। एक क्या कि बिहार को नहीं छोड़ के अमेरिका में इसमें इन्वेस्ट करें, मतलब क्या कि राज्य में इन्वेस्ट करें। तो वही चीज है, जिसका प्रॉफिट कमाना ज्यादा उद्देश्य होगा, वो जहाँ पे ज्यादा पर कैपिटल इनकम होगा, ज्यादा इंडस्ट्री होगा, गरीबी कम होगा, बेरोजगारी कम होगा, यही जहाँ मानव श्रम के रूप में ज्यादा होगा, वहीं पर ना करेगा इन्वेस्ट। तो यही चीज है, इसीलिए बिहार में देखा जाता है प्रति व्यक्ति निम्न है। समझ गए ना? इसको लिखवाएंगे नहीं। अगला लिखो, कृषि की प्रधानता। अरे समझ लो तुम लोग, ये सब दरोगा में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तुम लोग को इस वहां पे समझ के बीपीएससी और दरोगा में ये आंसर मारना है। खूब दरोगा में और बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्या लिखे? कृषि की प्रधानता। बिहार हम लोग देख रहे हैं कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 80% से अधिक आबादी किस पे आश्रित है? कृषि पे। अगर इस बार सैमा बाढ़ आ गया तो क्या है, फसल का उत्पादन हो सकेगा? लोग क्या है, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे, कोई कर्जा लेगा, कोई लोन लेगा, महंगाई बढ़ जाएगा। अगर एक साल ओलावृष्टि हो गया, वहीं खूब अच्छा से बारिश हुआ, खूब बढ़िया फसल हुआ, तो क्या है, फसल क्या है, वृद्धि होगा। इससे किसानों का क्या है, आय बढ़ेगा। किसानों का आय बढ़ेगा तो क्या है, लोगों का आय बढ़ेगा। लोगों का आय बढ़ेगा तो क्या है, राज्य का आय बढ़ेगा। तो कृषि पे बहुत निर्भर है। ज्यादा वर्षा हो गया, बाढ़ वगैरह आ गया तो कृषि खत्म, और यहाँ का लोगों का गरीबी का चरम आ जाता है। वही कृषि बढ़िया हुआ, पैदावार बढ़िया हुआ, खेती वगैरह बढ़िया हुआ, तो क्या है, आमदनी बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है, आय बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। तो सब कुछ किस पे देख रहे हैं, किस पे टिका हुआ है? कृषि पे। और बिहार में इंडस्ट्री वगैरह भी तो है नहीं। तो यह क्या है, एक तरह से क्या होता है, जैसे उद्योग वगैरह करने जाओगे, वहां लगाओगे, तो वहां पे सालों भर क्या होता है, सतत रूप से कमाई होता है साल भर। लेकिन यहाँ क्या क्या, कृषि पर अगर निर्भर रहोगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मौसम के आधार पर होता है, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति प्रदत्त है। तो एक रीजन क्या है, गरीब होने का, विकासशील होने का एक रीजन ये भी है ना, कृषि पे अत्यधिक निर्भरता। वही लोग कृषि पे नहीं निर्भर रखे, कुछ बिजनेस करेंगे, कोई सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, कोई एमएनसी में काम करेंगे, तो ऐसा निर्भरता रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा लिखो, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जैसा कि अभी बताई थी, अभी जो है काजल बताई थी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और उच्च निर्भरता अनुपात। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और उच्च निर्भरता अनुपात, निर्भरता अनुपात। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन क्या है, सीमित है। नेहा क्या लिखिए, जनसंख्या में उच्च वृद्धि और, हाँ, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और उच्च निर्भरता अनुपात। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और उच्च निर्भरता अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ सामा बताओ? जनसंख्या देखो तेजी से बढ़ रही है, विश्व में पूरा भारत का जनसंख्या क्या हो गया है, 1 नंबर पे हो गया, लेकिन हमारे संसाधन क्या है, सीमित है। हमारे संसाधन क्या है कि एक स्तर के बाद समाप्त हो जाएंगे, ठीक है? और जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जैसे खेत तुम लोग देखने जाओगे, एक उदाहरण ही देते हैं। जैसे क्या है कि
एक जैसे किसी के पूर्वज का घर खेत होगा 5 बीघा, 5 बीघा था, इसका जो है 2 पुत्र हुआ, ठीक है, तो 2.5 बीघा इसमें आ गया, 2.5 बीघा इसमें आ गया, इसका 3 बच्चा हुआ, इसका क्या है 2 हुआ, तो यही 2.5 का क्या है अलग अलग हुआ, तो जनसंख्या तो लगातार सतत रूप से बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है जनसंख्या, एक ट्री, लेकिन जमीन क्या है सीमित है, सीमित है, संसाधन क्या है सीमित है, सब कुछ है, और उसके बावजूद अगर इस तरह से अगर जनसंख्या बढ़ेगा, उस पर निर्भरता क्या है का अनुपात भी बढ़ जाएगा, तो क्या है कि लोग जो है गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे, लोग क्या है विकासशील के स्तर में चल जाएंगे, और उसका सही रूप से दोहन नहीं हो पाएगा, और वहीं तुम लोग दिल्ली चले जाओ, ठीक है, या फिर दक्षिण भारत चले जाओ, वहाँ क्या कृषि उतना है नहीं है कृषि, लेकिन वो लोग क्या है, जैसे 3 हम लोग सेक्टर पढ़े हैं, आगे पढ़ाएंगे भी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो वो सब क्या है अपने आप को तृतीय क्षेत्र में क्या कर लिए गया, शिफ्ट कर लिए हैं, ठीक है, और क्या है कि हम लोग किसानी करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, और वो सब क्या है कमाई सर्विस सेक्टर में ज्यादा होता है, तो ज्यादा कमाता है, हम लोग को उस हिसाब से हम लोग से ले लेता है, हम लोग का स्थिति वही रह जाता है, तो इसलिए प्राथमिक सेक्टर से जितना जल्दी जल्दी हो सके द्वितीय सेक्टर मूव करो तृतीय सेक्टर में, क्योंकि जीडीपी में सबसे कम योगदान किसका है प्राथमिक सेक्टर का, सबसे ज्यादा योगदान तृतीय का, तो पहला का 18-19% है, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो है जनसंख्या में वृद्धि और उस पर जो है निर्भरता का अनुपात ज्यादा है, इसलिए भी हम लोग विकासशील हैं और गरीब का स्थिति है। अगला पॉइंट लिखो, बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या हुआ दीपक, चाहे तुम रोजगार में चाहे बेरोजगार में रहो, खाना पीना तो सबको है, जीना सबको है, अगर बेरोजगारी रहेगा तो क्या है दबाव ज्यादा पड़ेगा, तुम अपना योगदान इकोनॉमी को ग्रो करने में बूम करने में नहीं दे पाओगे, तो उसके बाद क्या है उसका अपना मानव संसाधन के रूप में प्रयुक्त नहीं कर पाओगे, इस प्रकार से क्या है बेरोजगारी तो है ही ना, बेरोजगारी के बाद ये सब बोल रहे हैं जिससे क्या है विकासशील की अवस्था में ही रह जाओगे, गरीबी में ही रह जाओगे, तो बेरोजगारी भी एक कारण है कि विकासशील रहने का या फिर गरीबी रहने का, या फिर जीडीपी की मात्रा में या पर कैपिटल इनकम को कम होने का। अगला पॉइंट लिखो, तकनीकी कौशल का अभाव, तकनीकी कौशल का अभाव, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई लिखो जी, तकनीकी सब समझाने के लिए तुम लोग को लिखाना, तकनीकी कौशल का अभाव, साइमा बताएगी इसका क्या मतलब हुआ, तकनीकी कौशल का अभाव बताओ क्या होता है ये, क्या होता है शिवरानी, क्या होता है दीपक बताओ, तकनीकी दीपक हमको देख रहा है कि सर हमको ठोक नहीं दे कहीं, बताओ क्या होता है तकनीकी कौशल का अभाव का मतलब क्या होता है, अच्छा टेक्निकल क्या होता है इसके लिए भाई, टेक्निकल क्या होता है, तुम तो गए थे पॉलिटेक्निक करने के लिए, टेक्निकल नॉलेज ले रहे थे छोड़ के आ गए बीच में, क्या होता है तकनीकी ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कराएं, इसके लिए कोई डिग्री का भी आवश्यकता वैसा नहीं होता है, ये तुमको सिखा दिया गया, तुम दूसरे को भी सिखा सकते हो, दूसरा दूसरे को सिखा सकता है, उससे भी क्या है रोजगार को क्रिएट किया सकता है, स्किल डेवलपमेंट किया सकता है, अपना अपना इकोनॉमी के रूप में बूस्ट करने में योगदान दिया सकता है, इससे भी गरीबी बेरोजगारी कम होगा, और क्या क्यों हंस रहे हो जी, है खेल कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज हो गया, तुम सिटी चेंज कर दियो ऐसा, ठीक है, तो ये चीज हो गया, अगला एगो लास्ट है, पुरानी सामाजिक संस्थाएं, पुरानी सामाजिक संस्थाएं, पुरानी सामाजिक संस्थाएं, देखो ये क्या हुआ इसके बारे में कौन बताएगी हमको, कौन बताए तुम बताओगी, बताओ पुरानी सामाजिक संस्थाएं, नेहा बताएगी क्योंकि आज जुम्मा है ना नेहा, ठीक है, जुम्मा के दिन क्या होता है नेहा हमको बताओ तो, और स्पेशल कैसे है हम भी बताएंगे तुमको, रुको ना क्या होता है बताओ बताओ ना, हाँ 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 हाँ
अब जैसे तुम ही बताओ नेहा, जैसे आज शुक्रवार है, जुम्मा है, जैसे लोग कहेंगे तुम्हारे समाज में कहेंगे कि नहीं आज जुम्मा है, आज हम काम पे नहीं जाएंगे, ठीक है, आज हम घर में ही रहेंगे। तो रिचुअल तो ठीक है, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, जो है कानून जो उसमें कहा गया है, जो हमारे मतलब ग्रंथों में कहा गया, कुरान में जो कहा गया, उसका तो चलिए सब लोग अनुपालन कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज काम पे नहीं जाना है। अपने आप को क्या है, अपने आप को जो है इकोनॉमी में क्या अपना योगदान नहीं देना, तो ये क्या है, सामाजिक प्रथाएं हैं। जैसे कल शनिवार है या दुर्गा पूजा आएगा ना, कहेगा अष्टमी के दिन नहीं निकलना, ठीक है, उस दिन नजर लग जाएगा, है? होता है ना। हम लोग भी तो ये सोच के नहीं जाता है कि ऐसे लोग 7 दिन 6 दिन तो कमा नहीं लेते, हम्म। एक दिन अपने ईश्वर के नाम पे चले हाँ आज काम करके हाँ और कर लेते हाँ, वो ठीक है, लेकिन यही इसी के बारे में क्या कहा गया है, वो टर्म कहा गया पुरानी सामाजिक संस्थाएं, मतलब क्या है कि रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, धर्म वगैरह को इस रूप में हम लोग को नहीं लेना है कि अपना काम बाधित हो। तुम अब जब सरकारी नौकरी कर लोगे, जब तुम दरोगा बन जाओगे, तो वहां बोलोगे, एक्सक्यूज दोगे कि नहीं वहां आ गया, फोन आ गया कि वो मर्डर हो गया है, वहां जो लूटपाट हो गया है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा धर्म क्या है, पहले तुम्हारा पहला धर्म क्या है, इंसान होने के नाते इंसानियत का रक्षा करना, उसमें भी तुम पुलिस हो, और तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना वो धर्म, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने आप को देना पड़ेगा। तो वहां पे तुम लोग देखिए होगे कि लोग जो है, जो पुलिस विभाग में होते हैं, यूनिफॉर्म में भी अपना नमाज अदा कर लेते हैं, ठीक है, या कहीं भी सजदा कर लेते हैं ना, क्योंकि उसका धर्म उसको वही बोलता है, उसका धर्म उसके कर्म से है जुड़ा हुआ, और वही कर्म ही तुम्हारा क्या है, धर्म है। तो इस प्रकार से जो है कि हर एक चीज को, सामाजिक रूढ़िवादिता को, पुराने जो है ना जाति प्रथा को, धर्म व्यवस्था से ऊपर उठ के अपने अपने कार्यों के लिए अपना अपना योगदान देना, इससे क्या है, हम लोग विकसित की ओर जा सकते हैं, अपना गरीबी दूर कर सकते हैं। आज अगर काम कर ही ले, क्या है, 200-500 रुपये ज्यादा कमा सकते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उसके पीछे उनका भी दोष नहीं है, पुराना परंपरा चलते आ रहा है, और परंपरा के हिसाब से क्या है, हम लोग देश जिस तरह से रफ्तार से बढ़ रहा है, हम लोग पीछे रह गए हैं, इसीलिए हम लोग विकसित नहीं कर पाए और गरीबी के दृष्टिकोण में फंसे हुए हैं। इसीलिए समय के साथ अपने आपको अप टू डेट करना चाहिए, ये पढ़ाई के दृष्टिकोण में कर रहा है विकासशील होने का कार्य। इतना समझ गए तुम लोग? अब राष्ट्रीय आय लिखो, इतना समझ गए, अब राष्ट्रीय आय लिखो, फिर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, वो अलग ही टॉपिक है। अभी थोड़ा दरोगा का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिखो, राष्ट्रीय आय के बारे में लिखो। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा, अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान, पूरे वर्ष यानी एक वर्ष, अभी लिख पाएंगे वित्तीय वर्ष के बारे में, पूरे वर्ष या वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम तौर पर उत्पादित, अंतिम तौर पर उत्पादित, अंतिम तौर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग, शुद्ध मूल्य के योग से होता है, शुद्ध मूल्य के योग से होता है, ठीक है। अगला पॉइंट अभी दे देगा, इसमें विदेश से द्वारा जो अर्जित जो शुद्ध आय है वो भी शामिल होता है तुम्हारा, हाँ, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होता है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें, इसमें विदेशों से अर्जित, विदेशों से अर्जित शुद्ध, शुद्ध आय भी शामिल होते हैं, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, शामिल होते हैं, अगला लिखो।
राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है जी? मिथुन, राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? सीएसओ करता है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, उसका हम लिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले 2-4 पॉइंट लिख लो। लिखो राष्ट्रीय आय के आंकड़े, राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष ब्रैकेट उठना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च ब्रैकेट बंद पर आधारित होते हैं एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, अच्छा वो जनगणना वो वाला जो लिखवाए थे, अच्छा इसमें एक पॉइंट लिख लो, पहले लिख लो फिर करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ, सीएसओ लिखे ब्रैकेट में लिखो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसको ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अब क्या इसलिए लिखवाए, अब दोनों को समझो। पहले क्वेश्चन था सीएसओ के बारे में, अब क्या है कि सीएसओ एनएसओ का दोनों का विलय कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखो, वही पॉइंट लिखो। वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बनाने के लिए, एनएसओ नेशनल सर्वे सर्वेक्षण ये कार्यालय ऑफिस, एनएसओ बनाने के लिए सीएसओ को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ब्रैकेट में लिखो एनएसएसओ, ब्रैकेट लिखो एनएसएसओ के साथ विलय कर दिया गया, के साथ विलय कर दिया गया। हाँ, फिर से बता रहे हैं कि 2019 में एनएसओ बनाने के लिए सीएसओ को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के साथ विलय कर दिया गया था। जहाँ लिखवाए थे सकल घरेलू उत्पाद, वो थोड़ा निकालो तो पॉइंट, उसमें एक पॉइंट छूट गया था। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ उसमें वो भी लिख लो तो कहीं जगह बना के। जीडीपी में लिखो सब लोग, जीडीपी वाले हिस्सा में, या फिर अभी लिख लो जीडीपी में डाल देना। जीडीपी में, जीडीपी में विदेशियों द्वारा, जीडीपी में विदेशियों, विदेशी मतलब जो बिहार के लोग भारत में रह रहे हैं, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। जीडीपी में, जीडीपी में
विदेशियों द्वारा अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। जीडीपी में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। हाँ, फिर लिखना इसमें पॉइंट देके किंतु या लेकिन, लेकिन पॉइंट देके लिखना लेकिन विदेशों से लेकिन विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजी गई, लेकिन विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजी गई आय को शामिल नहीं किया जाता है। आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो ब्यूटी, राष्ट्रीय आय गणना। राष्ट्रीय आय गणना, हाँ अगला पॉइंट राष्ट्रीय आय चल रहा है। राष्ट्रीय आय, ये तो जीडीपी खत्म हो गया ना, वही पॉइंट लिखवाना था। मतलब समझे तुम उसका मतलब क्या हुआ? निदेश क्या समझे? मतलब जो विदेशी सब भारत में कमाएगा, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा रहा है, यहाँ के डेवलपमेंट से, तो उससे जो पैसा का जो आएगा वो भी क्या जीडीपी के अंदर आएगा। लेकिन जो विदेश में बाहर जो भारतीय कमा के जो पैसा भेजेगा वो जीडीपी में क्या है, नहीं है, क्योंकि अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य उसमें काउंट नहीं होता है। अपने देश में किसी एक देश भौगोलिक सीमा में नहीं होता है। इस प्रकार से हुआ जीडीपी में। इस दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन जब ट्विस्ट करना होगा टफ करना होगा ये क्वेश्चन देगा। अब राष्ट्रीय आय में आओ, पॉइंट लिखो राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय गणना करने का प्रथम प्रयास, राष्ट्रीय आय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्यूटी। राष्ट्रीय आय गणना करने का प्रथम प्रयास 1868 ईस्वी में, प्रथम प्रयास 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक नाम याद है ना तुम लोग को? अपनी पुस्तक इंडिया में किया था। ये क्वेश्चन भी आता है। और कहेगा राष्ट्रीय आय को जानने का प्रथम प्रयास कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कब किए थे? 1800। हाँ, उसके बाद क्या है कि वो किस पुस्तक में इसका उल्लेख किए थे? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, लिखो तेज से लिखो। इंडिया में किया था, इसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, मतलब इसमें इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। बताओ, इसमें इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। इसमें इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। मतलब क्या हुआ उस समय 1868 में क्या था? प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया नहीं बोलो 20 रुपया। और अभी वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितना है भारत में, सिक्किम का? 6,23,257। बिहार का क्या है? 59,638 रुपया। ये बताओ पर कैपिटा इनकम है अभी, लेकिन 1868 में 20 रुपया था। अगला पॉइंट लिखो, वर्ष 1925 से 29 में, वर्ष 1925 से 1929 में डॉक्टर बी के आर वी राव
BKRV राव, ऐसे लिखना, BKRV राव, ऐसे लिखा जाता है, BKRV राव। BKRV राव ने 76 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान लगाया। 76 रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। मतलब क्या है, 20 रुपया 1868 में था और 1900 जाके 25-29 में 76 रुपया पहुंच गया। अगला पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन, फिर से बोल रहे हैं काजल, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन डॉक्टर BKRV राव ने ही किया था। ठीक है, वो CSO वाला याद रहेगा, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा का संकलन कौन करता है? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? उसका कौन नाम लिखते हैं? HQ, नई दिल्ली, NDLS, HQ मतलब हेडक्वार्टर, एंड न्यू दिल्ली। हाँ, CSO को लिखवाए थे, राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? CSO। ठीक है, ये वाला लगभग हम लोग का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। कल सैटरडे है, कल हम लोग तीसरा टॉपिक पे जंप करेंगे। तीसरा टॉपिक क्या रहेगा? हाँ, कल रिवीजन होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और वो चलेंगे, राष्ट्रीय आय जो है ना हम लोग का तीसरा नंबर टॉपिक लिखवाए थे ना। देखो तो टॉपिक खोलो तो, 3 नंबर इंडेक्स खोलो, राष्ट्रीय आय, मतलब ये दोनों कंप्लीट, राष्ट्रीय आय में हम लोग घुस गए हैं। ठीक है, कल रिवीजन होगा ना यार, तो हम लोग का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में जंप करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ लिए हैं, पॉलिटी पढ़ लिए, और अभी क्या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अब चलेंगे ज्योग्राफी या मैथ में चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, 5 टॉपिक कंप्लीट करके राष्ट्रीय आय हो गया, मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ तक। और क्लास मिस मत करना तुम लोग, इकोनॉमिक्स बार बार पढ़ने को नहीं मिलता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बार बार पढ़ लोगे। अब थोड़ा सा जो है दरोगा का आया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ रवि बताओ, दरोगा साहब एक क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद पढ़ाए हैं, याद है ना? ऑप्शन है कि सर तुम लोग भी सब ध्यान दो, नितेश जो ग्रेजुएट लड़का है जिसको तो दरोगा बनना है, नेहा सैमा सब ध्यान दो। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तुम लोग खाली ऑप्शन याद रखना, हमको आंसर बोलना ABCD। ऑप्शन पहला है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाएं। सी, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं। डी, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। बताओ क्या होगा शिवरानी? हाँ, क्या होगा? सी नंबर बोल रहे हैं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु।
तुम लोग को क्या लिखवाया है कॉपी में देखो, किसी एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, ठीक है लिखवाया, देखो यहाँ है ना। बिहार दरोगा में 2018 में पूछा गया था सकल घरेलू उत्पाद, तो पहला है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं, कहीं लिखा हुआ है अंतिम वस्तु और सेवाएं, यहाँ अंतिम खाली वस्तु है सेवा नहीं है, यहाँ उत्पादित वस्तु है, लेकिन यहाँ पे क्या है अंतिम वस्तु और सेवाएं। तो जीडीपी को देख लें, यही दरोगा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपभोग के स्तर पर, दूसरा है निशेषणीय स्रोत पर, सामाजिक साम्य पे, अंतर प्रोरीय सोम पर। धारणीय विकास बताओ। अंतर प्रोरीय सम पर, ये जो 2018 में पूछा दरोगा में, यह जो है धारणीय विकास की संग, उपभोग पे तो होगा नहीं, निशेषणीय स्रोत पे होगा नहीं, सामाजिक सम नहीं, मतलब धारणीय क्या विकास है कि पुराना विकास चलता है, सतत विकास का भी यह जो है और बढ़िया रूप है। देखो एक क्वेश्चन दरोगा में जो पूछा गया है इसका जवाब हमको देगी साइमा। साइमा तुम्ही से क्वेश्चन है, तुम लोग नीतीश ध्यान दो सब लोग। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताओ। साइमा तुम्ही से क्वेश्चन है, सब दरोगा सब बच्चा को पकड़ के रहे, क्योंकि अब मेरा टारगेट अगला दरोगा ही है। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नेहा बताओ। नहीं देंगे ऑप्शन, ऑप्शन नहीं देंगे, देखो कॉपी में देखो तो लिखवाए हैं भारतीय राष्ट्रीय आय लेखा लिखवाए, देखो तो क्या बताई। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना किसके द्वारा किया था? देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ना, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया था? योजना आयोग, सुनो ऑप्शन तुम लोग, योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हाँ ठीक है, देखो 12 का है ना 4, बिहार दरोगा में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, इससे क्वेश्चन बनेगा तुम लोग का CSO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग मतलब डिमांड, ठीक है, कहता है ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ठीक है रवि ध्यान देना, नीतीश दीपक फिर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं मांग में परिवर्तन के कौन कारण है? मांग में परिवर्तन समझने वाला चीज है। मांग में परिवर्तन के कौन से कारक हैं? पहला उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, दूसरा संवर्धित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि, चौथा उपरोक्त सभी। बताओ क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि उपभोक्ता की आय में क्या हो गया परिवर्तन। पहले दीपक के घर में एक भी नौकरी नहीं था, अब दो नौकरी हो गया। अब जो है जहाँ एक बॉर्नविटा जहाँ खाता था दूध में मिला के हल्दी पीता था, अब दूध में सुबह शाम हॉर्लिक्स मार रहा है, सुबह शाम बॉर्नविटा, तो क्या हो गया उपभोग में वृद्धि हुआ। उपभोग में भी क्या आय में परिवर्तन होने से हुआ। अब क्या है कि पहले पैसा का दिक्कत था, अब पैसा का क्या है दिक्कत नहीं। अब सरजो चक बोले क्या कि आप कॉम्प्लेन भी ला के रखिए, बॉर्नविटा भी ला के रखिए, हॉर्लिक्स, हम बॉर्नविटा भी ले जाएंगे, कॉम्प्लेन भी ले जाएंगे, हॉर्लिक्स भी ले जाएंगे। तो ये कैसे हुआ? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से हुआ। उसके बाद कह रहा है संवर्धित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। कीमत में जब परिवर्तन हुआ तो मांग में भी परिवर्तन होगा। मांग, कीमत अगर कम हो जाएगा तो मांग क्या है बढ़ जाएगा, कीमत क्या अगर बढ़ जाएगा तो मांग क्या है कमी हो जाएगा। तो ये क्या है ये बढ़ता है, ये सब कंसेप्ट है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। अब जैसे जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या है मांग में भी वृद्धि होगा ना जी। जनसंख्या वृद्धि होगा तो क्या है पहले जो है घर में था 4 परिवार लोग, अब 7 हो गया, तो चावल का मांग क्या है बढ़ गया, दाल का मांग बढ़ गया, कॉपी किताब कपड़ा का मांग बढ़ गया। ये चारों है, ये दरोगा में 2020 में पूछा गया था। अगला है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी GDKP के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, ऑप्शन है उम्बेर्टो सुलपासो, किमी रायकोनेन, एंड्रयू हैरिस, महाराज सापिन। ये तो हम भी गलत मारे थे, ये सब क्वेश्चन कहीं पढ़े ही नहीं तो क्या मारेंगे, ठीक है, लेकिन ये इसका था उम्बेर्टो सुलपासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र होती है, बाहर शिफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्थिर रहता है,
शुरू में नीचे की ओर जाता है, फिर एक अवधि के बाद ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे की ओर जाता है। जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होता है तो मांग वक्र क्या होता है, बाहर की ओर शिफ्ट होता है, बाहर की ओर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताओ, उसके बाद फिर रिवीजन चलेंगे। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखांकन से, एक खाता का दूसरे खाता के पैसों का हस्तांतरण करने से, कर एवं लेखांकन से होगा। ठीक है, तो लगभग दरोगा में इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा गया था इकोनॉमिक्स के उस टॉपिक से। और अब हम लोग जो है थोड़ा सा आप कर लो तुम लाई हो बुक? क्या बुक लाई हो? हाँ हाँ, लो। आज आरपीएफ का स्थापना दिवस है। बताओ, तुम लोग आरपीएफ भरते तो कितना बढ़िया रहता। हाँ, भरोगे आरपीएफ? रेलवे में तुम लोग का टेक्निकल डिग्री और वो सब पूरा हो रहा है, फुलफिल हो रहा है? अगर हो रहा है तो भर देना। रेलवे का उसमें देखना ऑप्शन बनाई देख सेट, जो गलत हुआ वो सब याद की, सब कम गलत हुआ था, जो गलत हुआ उनको करवाते हैं तुमको। तब तुम लोग दौड़ने किधर जा रहे हो जी सुबह सुबह? कुरपट से? कुरपट से सीधा स्टेशन? हाँ? अरे मेरा पैर फूल गया, अभी हम कैसे जाएंगे? वो नीतीश का वही हाल है। अपने स्टेशन से बैजलपुर गए थे? अच्छा, तब तो फील्ड पे फिर पानी आ गया होगा, बड़ी दिक्कत है। इस बार तैरने भी सिखा देना दीपक, सबको सिखा दोगे रवि को? तुम जानते हो तैरने जी? तुम बोले तो नहीं जानते हैं, तुम नहीं जानते हो? तब ट्यूब लेके जाएंगे, वहीं पानी बढ़ा है ना, तैरने सीखेंगे। हाँ, क्यों बोला नहीं थे? फील्ड पे? तो फील्ड पे गंदा पानी हो जाता है एकदम। हाँ, उधर ज्यादा है तो रहेगा 5-6 को तैरा के बाद। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। कह रहा है इसका तो बहुत स्टैंडर्ड सब क्वेश्चन पूछा जाता है जी, आरपीएफ जो है कांस्टेबल के एग्जाम में। क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुएं के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? टिंडल प्रभाव, गोली प्रभाव, सीबेक प्रभाव, रमन प्रभाव। टिंडल प्रभाव, धुएं के कारण हवा की धूल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आचार समिति, अनुमानित समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है अनुमानित समिति को। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नेल्सन, डॉल्फिन किक, ड्रॉप, गुगली। ड्रॉप से है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अध्यक्ष हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो उसको हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसने वेसर शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? चोल, चालुक्य, काकतीय, गुप्त। हम लोग पढ़े थे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। ये क्या होता है? तुम बताओ क्या था, क्या चीज है ये? नागर शैली, बेसर शैली, संगम और क्या था द्रविड़ शैली, ये क्या है बताओ? नहीं ना, रुको पहले साहिल से पूछना दो। साहिल क्या होता है नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली? बताओ सिंपल, क्या होता है नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली? शिवरानी बताओ, पढ़ाए थे शिवरानी, तुम तो रोज आ रही हो, बताओ क्या था? तुम बताओ काजल, क्या होता है? कला है, मंदिर निर्माण का क्या है? कला है। यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुआ है काजल? उसके बाद 12th? और ग्रेजुएशन तो अभी कर ही रहे हो नहीं? और 12th में पढ़ाई कहाँ करते थे?
अच्छा ठीक है, तुम लेकिन कंटिन्यू रहो, तुम्हारे अंदर देख रहे हैं हुनर है, प्रतिभा है, तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तुम कंटिन्यू रहना। और कॉलेज वगैरह कैसे मैनेज होता है? मैनेज हो जाता है ना? हाँ मैनेज करो, ठीक है। और अभी क्या है, आरपीएफ में कोई नौकरी ले लो, या फिर अभी बिहार पुलिस फिर आएगा 40,000, हाइट भी पूरी जाता है। एसएससी जीडी वाला भी हाइट पुरता है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे पे यूनिफॉर्म खूब सूट करेगा, लंबी लड़की हो एकदम जबरदस्त। बिहार पुलिस का अब तुमको डिसाइड करना है, तुमको बिहार पुलिस का वर्दी लेना है कि केंद्रीय जो है गृह मंत्रालय के अधीन जो होता है, क्या बोलते हैं, अर्धसैनिक बल का जो आता है उसका वर्दी लेना है, या फिर जो है आरपीएफ का वर्दी लेना है, आरएसपी, इसको कहता है आरपीएसएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स। तो ये है, तुम्हारा हो जाएगा, तुम बस कंटिन्यू रहना, तुम्हारे अंदर देखते हैं है उस तरह का। तो यही है, क्या है कि यही द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली क्या है, मंदिर निर्माण का शैली है। द्रविड़ शैली बेसिकली कहाँ है, दक्षिण भारत में, और बेसर शैली उत्तर भारत, और नागर शैली उत्तर भारत में, और ये मध्य भारत में बेसर शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, लहर की लंबाई, वेव अवधि, फ्रीक्वेंसी, आयाम। ध्वनि का गुणवत्ता किससे हम निर्धारित करेंगे, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, मिथुन से क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का शासक कौन था मिथुन? पाल साम्राज्य का शासक गोपाल, कौन था? गोपाल था। उसके बाद हमको ये बताओ कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या कितने होते हैं? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या की होती है, प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, प्लाज्मा। प्रोटॉन, परमाणु की परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। ये सब जो है ना एक एक सेट डेली मारती जाओ, तुम्हारा काम क्या है, इसको एक एक सेट को रोज बनाना, और जो है इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन बना ली उसको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट से उठाई, जो सब गलत हो उसको टिक मार के क्या करना है, उसको अंडरलाइन। ये मत सोचना मेरा किताब खराब हो जाए, किताब घिना जाएगा, जितना करना है जितना इसके साथ छेड़छाड़ करना है। उसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना है। जैसे अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था, कितना था, ये वाला था ना? हाँ, यहाँ पे हम लोग कभी क्या पढ़े थे, वो वाला मंदिर निर्माण वाला पढ़े थे ना? हाँ ये वाला 5 नंबर। तो 5 नंबर का डिस्क्रिप्शन जरूर पूरा देखना है। 5 नंबर ये रहा 5 नंबर, देखो यहाँ दिया हुआ है, चालुक्य राजवंशों ने क्या किया, बेसर शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। अगला है, वातिपी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन किया, जय सिंह। उसके बाद क्या, भारत में मंदिर निर्माण की बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है दीपक, और यही पढ़ लेते तो आज सब जवाब देते देते ना, इसमें लिखा हुआ है। अगला है, चालुक्य वंश कला में, चालुक्य काल में कला का विकास बहुत अधिक हुआ। इस काल के प्रमुख केंद्र एरोहोल, वातापी, परकट्टर और अलारकुलम। चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश, जिसकी स्थापना विजयनगर में की थी। तो इसको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को देखना है, ठीक है। और तुम क्लास खत्म होगा तो आना हमसे मिलना। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल कितना पेज पढ़ाए थे? हाँ दीपक, पढ़ने में मन लग रहा है दीपक तुमको? कुछ दिक्कत भी हो रहा है कहीं पे? देखो अभी शुरुआत है, कुछ चीज होगा कि समझ में नहीं आएगा, कोई चीज जो है बोझिल लगेगा, लेकिन ये क्या है, प्रोसेस ठीक है ना। एगो कहावत है ना कि करत करत अभ्यास थे, जरमती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। बस अभ्यास करो, डेली पढ़ते रहो। और तुमको क्या करना है, 100 रुपया मेरे पास चेंज है नहीं, जिस दिन चेंज होगा ले लेना तुम 1-2 दिन में, और 100 रुपया अपना लगा के क्या करना है, इस बुक को खरीद लेना है। तुम्हारा हाइट भी बढ़िया है, तुम लोग ट्राई करो। हाँ हाँ, मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे या फिर सर, दूसरे सर भी आएंगे, ठीक है। और अभी क्या है, ये कोर सेक्शन हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग तुम सही बोले, लेकिन अभी क्या है, हमारा टारगेट क्या है, 20,000 क्या है, बिहार पुलिस है। और बिहार पुलिस में क्या है, रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। अब मैथ पूछा जाता था 8 गो 9 गो 10 गो, उसमें भी क्या है 5-6 हो गया। तो 5-6 के बजाय जैसे कि थोड़ा सा समझ लो, जीके, ठीक है, जीएस, उसके बाद हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया,
उसके बाद क्या मैथ हो गया। ये सेक्शन होता है कितना बिहार पुलिस में। हम बिहार पुलिस का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार पुलिस लेना आसान है। क्यों लेना आसान है? दो बात है। पहला क्या है कि अब जो चोरी चकारी नहीं होने लगा। दूसरा क्या है कि तुम लोग का सबका हाइट है और ज्यादातर लड़का जो है बीसी कैटेगरी से है, BC 1 से है, EBC से या BC से है। कट ऑफ भी उसके अपेक्षा कम जाता है। ऊपर से सबका नया नया खून है, सबका फिजिकल क्या है जबरदस्त हो जाएगा। तुम लोग सब जो है 5 मिनट के अंदर दौड़ लोगे तो 100 में 100 नंबर भी ले आओगे। और इधर क्या है, बस थोड़ा सा पीटी पास करना है। और पीटी पास करने के लिए तुमको जीके पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेक्शन से 30 क्वेश्चन आता था, ठीक है। और जीके और जीएस से आता था 70 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं 70 क्वेश्चन का। फिर हिंदी भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, मैथ भी करेंगे। और इस बार तो मैथ 5 ही पूछा गया था, समझे दीपक। इसीलिए क्या है कि इस पे समय हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग को जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना है। और वैसा अगर होगा तुमको दीपक लैलक भी बुलाएंगे, ठीक है, लैलक भी बुलाएंगे और इस तरह से करेंगे। चलो कितने नंबर पेज पे थे हम लोग? पेज बताओ रवि। इसलिए ये बुक खरीद लेना। देखो इसमें अभी समय नहीं लेंगे ज्यादा, हम लोग ये दोनों करते हैं, पर्यटन नगर और उसके संस्थापक, फिर दरोगा में हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले पर्वतीय नगर और उसके राज्य। ऊटी का नाम सुने हो तुम लोग? ऊटी, ऊटी पे क्या है? पर्वतीय नगर है, टूरिस्ट स्पॉट है। कहाँ पर है? गुलमर्गा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, सबको मारते जाओ, इससे इंपॉर्टेंट है। पहलगांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मसूरी, पहाड़ों की रानी कहाँ है? मसूरी। और आईएएस का तैयारी कहाँ पर होता है जी? यहीं पे मसूरी है, लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी। उसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग नितेश गए होगे तुम? नितेश नहीं गए हो? सिलीगुड़ी भी नहीं गए हो? कैसे नहीं गए, तुम तो घूमते फिरते रहते हो, ठीक है। तो दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पे। कुडई कुनाल की पहाड़ी, तमिलनाडु, इसको टिक मारना। पंचगनी, शिलोंग तो जानते हो, श्रीनगर। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। और माउंट आबू राजस्थान में। खंडाला, आती क्या खंडाला, वो गाना है ना आमिर खान का, आती क्या खंडाला, तो वही वाला खंडाला है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। क्या नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड। कसौली कहाँ है? शिमला, मनाली, कुल्लू, इसमें मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रानी खेत, लोनावला, पेरियार झील, मन्नार की खाड़ी, कुल्लू, डलहौजी, शिमला। इतना याद रहना चाहिए बेसिकली। मसूरी पूछा जाता है, ऊटी पूछा जाता है, गुलमर्ग पूछा जाता है। फिर तुम्हारा जो राजस्थान में अभी ये था, क्या नाम है, माउंट आबू, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रमुख नगर और उसके संस्थापक। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अभी पटना है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और उससे पहले पाटलिग्राम भी था, ठीक है, और कुसुमपुर भी था। तो पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम का जो है, पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था, संस्थापक? उदयन। उदयन किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, बिंबिसार का पिता अजात, ये हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु का पुत्र उदयन। यही उदयन क्या था? पाटलिपुत्र का स्थापना। क्या? श्रीनगर कौन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मारना। श्रीनगर का स्थापना किया था अशोक। अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात में है, उसका राजा कौन किया था संस्थापक? अहमद शाह। आगरा, तुम लोग पढ़े हो ना, लोधी वंश के कौन कौन शासक हुए? लाइन से जब भी बोलना है क्या, लाइन से। सबसे पहला शासक बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी तो मारा गया था युद्ध में, तो यही सिकंदर लोधी क्या किया था? आगरा शहर का स्थापना किया था। उसके जोधपुर का कौन किया था? राव जोधाजी। अमृतसर का स्थापना, अमृतसर इंपॉर्टेंट है, गुरु रामदास। चेन्नई, फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन, मारना इसको स्टार। और उसके बाद फिर राजगिरी आ जाओ, जिसको भी राजगीर बोलते हैं, ठीक है। राजगीर कौन सब चलेगा जी? राजगीर, साइमा जाओगी राजगीर? हाँ एकदम जाना है। कहाँ जाओगी राजगीर में? कहाँ चलोगी? बिहार पुलिस एकेडमी। कहाँ चलोगी? चाहे डीएसपी बन जाओ, तुमको जाना कहाँ है? बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर। चाहे बन जाओ दरोगा, कहाँ जाना है?
बिहार पुलिस अकेडमी। और तुम लोग भी आओ पीछे से, तुम्हारा कैसे 2 साल हुआ है ना। हाँ, तुम बस हमसे टच में रहना, तुमको दरोगा बनाएंगे, ठीक है। 2 साल के बाद रिजाइन देना आरपीएफ में और आ जाना बिहार, बीपीएससी का तैयारी करना और दरोगा का करना, एक बार में तुम्हारा दरोगा निकलवाएंगे, ठीक है। क्या हुआ? अरे उसका सब कुछ फेवर में है। एक तो पढ़ने वाली लड़की है, मन से पढ़ती भी है, जवाब भी देती है, हाइट भी बढ़िया है, कैटेगरी भी ईबीसी है, देख रहे हो, सब चीज सोने पे सुहागा है। ये सब चीज एक होके उसको दिलाता है, कहाँ का रास्ता दिखाता है, राजगीर का रास्ता ले जाता है, ठीक है। और वो जा सकती है, इसीलिए बोले अभी सेकेंड ईयर में 2 साल करेगी, ग्रेजुएट होने के बाद ही बढ़ सकते दरोगा। तो ये चीज है। तो उसी राजगीर का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार, ठीक है, ठीक मारना। जौनपुर शहर का स्थापना कौन किया था? फिरोज तुगलक। अजमेर शरीफ राजा अजय पाल चौहान। जयपुर सवाई जय सिंह। मानिकखेत राजा अमोघ वर्ष। हैदराबाद का स्थापना कुली कुतुब शाह, तो तुम लोग को याद ही हुआ। जैसलमेर, अच्छा, पटना शहर शेरशाह सूरी। उसका दिल्ली शहर अनंत पाल, स्टार मारना, तोमर राजवंश से था। कोलकाता जॉब चरनाथ। तुगलकाबाद अवध सादत अली खां। फतेहपुर सिकरी इंदौर मल्हार राव होलकर। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। चलो इससे आगे हम लोग कल चलेंगे। और अब चलो थोड़ा सा दरोगा का क्वेश्चन देख लो। एगो सोच रहे हैं गांव में भी कोचिंग खोले, वहां कैसा रहेगा जी रवि नीतीश? गांव में कोचिंग खोलेंगे तो कैसा रहते रे गाँव में? कहाँ पर? वहां अपना जहाँ जगह है वहीं। हाँ दीपक, कैसा रहेगा जी? तुम लोग को भी देखते हैं पढ़ने में बहुत खराब लगता है, हमको भी एगो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ हम पढ़ा सके, समझा सके, क्योंकि 2-3 दिन से हमको गांव में ही रहना है। हमको मन नहीं लगता है घर में बैठे बैठे, मन लगता है कुछ ना कुछ पढ़ाते लिखाते रहे। तो कैसा रहेगा जी रवि? हाँ, हम वहां नहीं रहेंगे, तुम लोग संचालित कर लोगे, आपस में क्विज क्विज सब हो जाएगा वहां बैठ के। हाँ ठीक है, तुम लोग को भी चाबी एगो दे देंगे, तुम लोग को एक मॉनिटर सेट कर देंगे कि वहीं बैठो, वहीं क्विज यूज दो, का अभी बहुत वैकेंसी आएगा, ठीक है। और वहां का विद्यार्थी सभी जुटेगा। तुम लोग भी चलोगे वहां नया? हाँ, एक टाइम यहाँ पढ़ना, एक टाइम वहां। अरे तुम लोग का बोले न, रवि का भी ये, नितेश भी ये, मिथुन भी उसी कतार में आ रहे हैं। 3rd ईयर हो गया कंप्लीट? हाँ, 3rd ईयर में तुम्हारा 4 साल का प्रोग्राम है कि 3 साल का? 3 साल ना, इसी साल ना हो जाएगा। तुमको अब क्या करना है, बीपीएससी का क्वेश्चन देखना है, ठीक है। और तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो एकदम, ठीक है। 50,000 रुपया ही मिलेगा और वो मिलेगा। रवि सबको बोलना कि रवि भैया तो सब जा, हम पीछू से हम डायरेक्ट 3 स्टार लेके 2 स्टार लेके। देखो 1 स्टार 2 प्रकार का होता है। जैसे तुम आरपीएफ में जाओगे ना, वहां पे क्या होता है, जो दिल्ली सब में भी होता था, अगर रिबन लग के 1 स्टार है, इसका मतलब क्या है, वो एएसआई है। क्या है? एएसआई है। अगर नॉर्मल खाली स्टार है तो क्या है, इंस्पेक्टर रैंक का है, एसआई से ऊपर है। एसआई में क्या होता है, यहाँ पे रिबन लगाता है ब्लू और लाल का, ठीक है। जिसका ब्लू और लाल है, जैसे नॉर्मल जो बिहार पुलिस रखे रहेगा, तो उसमें क्या क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, खाली पट्टा प्लेन रहेगा। बगल में अगर बिहार पुलिस लिखा हुआ है मतलब क्या है, बिहार पुलिस का कांस्टेबल है। अगर बी लिखा हुआ बीएचजी तो क्या है, होम गार्ड है वो, ठीक है। अगर वही क्या है, प्रमोशन हो गया बिहार पुलिस, उसके बाद प्रमोशन होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका बेल्ट हो जाएगा लाल, उसका जूता कैसा हो जाएगा, लाल, उसका बैज का जो है कलर ब्लू से क्या हो जाएगा, सिल्वर, सोना का कलर हो जाएगा। उसका यहाँ पे क्या है, पट्टा पे लाल और ब्लू क्या है, रिबन लग जाएगा और 1 स्टार लग जाएगा। और ये हो जाएगा, क्या समझोगे साहिल, वो क्या है, एएसआई, क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद वही 1 स्टार 2 स्टार में हो जाएगा तो क्या बोलोगे, एसआई यानी दरोगा है। और वो पहले बिहार में था कि उसी के साथ 3 स्टार होता था, रिबन लगा रहता था, 3-3 स्टार हो जाता था। लेकिन अब बिहार में चेंज हो गया है, तो जो इंस्पेक्टर बनता है, जैसे सबौर थाना में तुम लोग देखे होगे, विवेक कुमार जायसवाल हैं, वो क्या थे, पहले दरोगा थे, दरोगा से प्रमोशन होके क्या बने, एसएचओ।
एसएचओ से प्रमोशन है, वो एसएचओ रहते हुए क्या बन गए, इंस्पेक्टर। अब उनका हो गया 1 स्टार और उनका लग गया ब्लू कलर का जो है लग गया है, जो रिबन लग गया है, तो ये चीज है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो चीज है, वो हो गया है इंस्पेक्टर, पुलिस निरीक्षक। और दरोगा बोलते हैं पुलिस अवर निरीक्षक। तो तुम लोग जो तैयारी करने के लिए जा रहे हो उसको बोलते हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक, है ना, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक। इसका मतलब क्या, एसआई, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, एसआई, सब इंस्पेक्टर। तो इसका चलो थोड़ा क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो 2020 का पढ़ के आए हो जी नितेश, पढ़ के आए हो नितेश? लाइट नहीं था जी, शादी भी हो रहा है 7 बजे। तुम लोग रखो वाला टॉर्च, रखो एलईडी वाला पढ़ने के लिए। कल बोले थे दरोगा का 2020 का पढ़ के आने के लिए। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं 10 को। कह रहा है कि मांग में परिवर्तन, तो क्वेश्चन अभी कर दिए, जो उस बुक में देखे थे वही दरोगा में था, ये सभी ऑप्शन था। एक वो है कि लोएस्ट चट्टान, किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण, लोएस्ट चट्टान, दीपक तुमसे पूछना, परतदार चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान, बहिर्भेदी चट्टान, कायांतरण चट्टान। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, परतदार, किसका है, और इसी को बोलते हैं आप सादी चट्टान, जैसे बलुआ पत्थर। लाल किला का तुम लोग फोटो देखे हो, लाल किला किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, सेल खड़ी, ये सब किसका उदाहरण है, परतदार चट्टान का, ठीक है, और इसी को लोएस्ट चट्टान का भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है D2O, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये दीपक तुमसे क्वेश्चन है, D2O का अधिकतम उपयोग किसमें होता है, रसायन उद्योग में, परमाणु भट्टी में, फार्मास्यूटिकल उद्योग में, कीटनाशक बनाने में, बताओ। परमाणु भट्टी में किसमें होता है D2O का, भारी जल किसमें होता है, परमाणु भट्टी में होता है, मंदक के रूप में, ठीक है, ग्रेफाइट और भारी जल का दोनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है रवि, जाइलम, हाँ ऑप्शन सुनो, ऑप्शन है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, क्या होगा, जल के वहन के लिए। तुम लोग को पढ़ाए हुए थे, जो से क्या पढ़ाए थे, जल जो से जाइलम, जो से क्या पढ़ाए थे, जाइलम जो से जल। तो जल जो है पेड़ पौधे में, जाइलम का क्या है, परिवहन के लिए उत्तरदायी है, जल के परिवहन वाहन के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना, संवहनी उत्तक का उदाहरण है और जल और खनिज लवण दोनों का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन है ब्यूटी। ब्यूटी तुम्हारा देख रहे हैं पिछले 2 बनास पढ़ने में तुमको मन लगने लगा, क्या है, इधर सुस्ती क्यों रहती हो तुम, मोबाइल वगैरह इससे दीपक इसका सीज कर लो, ठीक है। बंगल को क्या नाम है उसको, जेंटिल, जेंटिल को बोल देना कि सर बोलने कि मोबाइल इससे क्या कर लेना, सीज कर लेने के लिए, ठीक है। तुम तो वैसे नहीं करते हो, तुम्हारा अच्छा है, मोबाइल से क्या रहना है अभी तुमको, दूर रहना, मोबाइल से दूर, और अपना ध्यान किस पे लगाना है, मोबाइल की जगह खुद पे ध्यान लगाना है, अपने आप पे ध्यान लगाना है। वो सभी बकवास चीज है, इंस्टा फिंस्टा और इधर सोशल मीडिया, ये सब चीज, अभी तुम लोग का समय उम्र नहीं है ये सब चीज करने का, इसीलिए मोबाइल को हटाओ। तो यही क्वेश्चन समझाए थे। अगला क्वेश्चन तुम्ही से है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच होता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाया जाता है, बताओ। कितना बार पढ़ा है, उसमें भी आया है कई बार, स्पीडी में भी आया है, बताओ तो तुम काजल, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ मंगल, और तुम पढ़ी थी क्या, हाँ देखो सही जवाब दी, दरोगा तुम बनवा की क्या है, दरोगा बनवा की क्या हाँ मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किससे है, नेहा से अगला क्वेश्चन है। नेहा बताओ किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बिना ऑप्शन के, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बताओ। 21 जून, कब मनाया था दीपक, 21 जून को। देखो देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया दीपक, 12 जनवरी, 1, 2 और 2, 1 में अंतर है कि नहीं जी, ठीक है। इसको पी रहा है, बूटी पी रहा है तुम जी, घुट्टी, क्या नाम था, दिमाग घुट्टी, ठीक है वो पियो, नहीं दिमाग दिमागिन। अच्छा अभी क्लास खत्म हुआ, थोड़ा 2 लड़का मिलकर इसको नापना तो जरा,
वहां से यहाँ तक कितना होता है। देखो पोस्टर जो बनवाएंगे इसको हटा देंगे, देखो बड़ा सा पोस्टर यहाँ पे लगवाएंगे जिसमें लिखेंगे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और कोचिंग का नाम वगैरह भी लिखेंगे। ठीक है, नीतीश रविया तो तुम्हारा रवि मिलिक दोनों ना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है पूछे थे कि 21 जून को क्या मनाता है नया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21, देखो सब 21 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 21 फरवरी कहेगा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, कहेगा आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। कल क्या है, कल 21 सितंबर है, मतलब कल शांति दिवस है, कल मनाएंगे। कल फिर तुमसे नेहा पूछेंगे आखिर दिवस क्यों मनाते हैं, विश्व शांति दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, पूछेंगे कल, याद रखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ब्यूटी, तुमसे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पढ़ाए हैं, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत है ना, भारत का पड़ोसी देश है, किसके साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। बांग्लादेश, नेपाल कौन बोला जी, नेपाल का देखो यहाँ पर देखो नेपाल का सीमा कहाँ से लगता है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, यहाँ से नेपाल का सीमा इतना ही दूर है। लेकिन बंगाल का देखो सीमा ऐसे ऐसे कट 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 होते हुए देखो कितना दूर जाते होते यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा सीमा किसके साथ लगा हुआ है, बांग्लादेश का। पढ़ाए भी हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है मिथुन तुमसे है, जब पानी जमता है या फिर बर्फ में बदलता है तो इसके आयतन में क्या होता है। जब बर्फ पानी जब जमता है तो आयतन में क्या होगा, आयतन बढ़ेगा घटेगा बताओ। घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयतन क्या है बढ़ेगा जी। जब पानी जो है बर्फ में बदल जाएगा तो क्या उसका आयतन में बढ़ेगा, आयतन में वृद्धि होगा, और घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आंसर को तुम लोग सही कर रहे ना, इसमें गलत आंसर दिया हुआ। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं देखो यही सब क्वेश्चन पता है, वहां पे यही जाके साफ गलत कर दोगे तो वहां पे क्या है निगेटिव में चले जाएगा। इसीलिए बुक के भी जो है ना उस पर निर्भर करता है किस पब्लिकेशन का बुक है, गलत आंसर तो नहीं दिया हुआ है। जब पानी जमता है तो आयतन में क्या होगा, वृद्धि, और घनत्व में कमी। अगला क्वेश्चन है, अब 5 गो हल्का हल्का क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि समय हो गया, छुट्टी देंगे। सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किया था, ज्योतिबा फुले 1873 में। उसके बाद ये बताओ ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी। अरे तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय क्या 29-31 जो गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए थे, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, यही था 1932 में। उसके बाद कहेगा कबीर दास की वाणी का संकलन क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण से, वृक्षों के जंगल को काटने से रोकने से, और सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक थे। कहेगा आगरा शहर का स्थापना कौन किया, देखो अभी पढ़ाए थे ना, देखो दरोगा में यही क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाए थे, प्रमुख शहर है उसके, देखो आगरा शहर का संस्थापक कौन था, देखे सिकंदर लोधी। तो वही बोल रहे हैं, उसको सब बुक को हल्के मत लो, देखो क्वेश्चन वहां से कितना आता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, केरल, राजस्थान, पंजाब, बिहार। बताओ द्विसदनीय विधानमंडल विधानसभा बिहार में है, 6 तो राज्य में है टोटल। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किससे है, शिवरानी से लास्ट क्वेश्चन। शिवरानी बताओ, नहीं सिंपल बताओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, कहाँ पर है, जेनेवा पर। चलो इसी के साथ आज का क्लास फिर खत्म करते हैं। और जेनेवा कहाँ है, किस देश में है, स्विट्जरलैंड में। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म किया था। कल सैटरडे है, कल टोटल इकोनॉमिक्स रिवीजन होगा और ये सब रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास। नितेश सोच रहा हूँ लेके रखा हूँ, कितना दूर पूरे जो है तो कागज में यही ना लिखे अंदर।